वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, आइए दो कॉमन टर्म को रिकॉल किया जाए। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। देखिए, एक तो इंग्लिश में डिफिनीशन है फ्रीक्वेंसी का कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस और रोटेशंस पर यूनिट टाइम, और टाइम पीरियड का डिफिनीशन है द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, रोटेशन और ऑसिलेशन। आप रिवॉल्यूशन बोलिए, रोटेशन बोलिए या ऑसिलेशन बोलिए, तीनों का मतलब होता है चक्कर। हिंदी में बोलें तो एक चक्कर लगाने में जितना समय लग जाए उसे टाइम पीरियड कहा जाता है। और फ्रीक्वेंसी में एक यूनिट टाइम, अगर एसआई सिस्टम में बोलें तो एक सेकंड में बॉडी जितना चक्कर लगा लेगा उसे फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। तो आइए पहले इसका हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का डिफिनीशन है द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस या रोटेशंस या ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। और टाइम पीरियड का डिफिनीशन है द टाइम टेकन टू मेक वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, रोटेशन या ऑसिलेशन। तो जितना एक यूनिट टाइम में जितना चक्कर बॉडी मार देगा वो फ्रीक्वेंसी, और जितना टाइम में बॉडी एक चक्कर मार देगा उसे टाइम पीरियड कहेंगे। एक चक्कर लगाने में जितना समय लग जाए, और इसमें है एक सेकंड में जितना चक्कर लग जाए। क्योंकि देखिए, आपसे पहले भी कहा है कि अब आपसे एग्जाम में इसका डिफिनीशन तो नहीं पूछेगा, लेकिन इसका डिफिनीशन एप्पल मतलब सेब की तरह एकदम क्लियर होना चाहिए आपको। इसमें एक चक्कर से मतलब है और इसमें एक सेकंड से मतलब है। आइए एक सवाल देखते हैं। इफ ए बॉडी मेक्स 22.56 revolutions in 3.16 second, find frequency and time period। तो देखिए, हमें मतलब इससे होना चाहिए कि एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम। तो ये आपको क्या दे देगा? टाइम पीरियड दे देगा। और अगर मतलब इससे रखिएगा कि एक सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन, तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा।
तो चलिए जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन में क्या है? गिवन में है इन 3.16 सेकेंड बॉडी मेक्स 22.56 रिवॉल्यूशन। ये तो मैंने सवाल से ही लिख दिया कि 3.16 सेकेंड में बॉडी 22.56 रिवॉल्यूशन लगा रहा है। तो हमको तो 1 सेकेंड से मतलब है फ्रीक्वेंसी के लिए, तो इसको लिख सकते हैं 3.16 इंटू 1 सेकेंड बॉडी मेक्स 22.56 रिवॉल्यूशन। तो अब 1 सेकेंड को यहां पे छोड़ दीजिए तो हो गया इन 1 सेकेंड, और मल्टीप्लाई वाला इधर जब जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो इन 1 सेकेंड बॉडी मेक्स 22.56 बाई 3.16 रिवॉल्यूशंस। और आपको पता है कि 1 सेकेंड में जितना भी रिवॉल्यूशन बॉडी मारेगा इसी को तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो देखा, हम लोग कोई फॉर्मूला के साथ नहीं खेला, हम लोग सिर्फ प्रॉपर वे में डिफिनीशन को दिमाग में बैठा लिया कि 1 सेकेंड में जितना चक्कर लग जाए। तो 1 सेकेंड में बॉडी इतना चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब यही फ्रीक्वेंसी हो गया। सो फ्रीक्वेंसी हो गया आपका 22.56 बाई 3.16 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड और हर्ट्ज। चलिए अब हम लोग सोचते हैं थोड़ा टाइम पीरियड के बारे में। तो टाइम पीरियड में 1 रिवॉल्यूशन से मतलब है, और यहां तो 22.56 रिवॉल्यूशन दिया है, इसको मुझे 1 रिवॉल्यूशन बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। बोलेंगे बॉडी इज मेकिंग 22.56 revolutions in 3.16 सेकेंड। ये क्वेश्चन में दिया था कि बॉडी बना रहा है 22.56 रेवोल्यूशन 3.16 सेकेंड में, और हम सोच लेंगे कि निकालना क्या है। तो निकालना है टाइम पीरियड। उसके लिए रिवॉल्यूशन इतना नहीं बल्कि 1 रिवॉल्यूशन होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे बॉडी इज मेकिंग 22.56 इंटू 1 रिवॉल्यूशन इन 3.16 सेकेंड। बॉडी इज मेकिंग, अब 1 रिवॉल्यूशन को यहां छोड़ दिया जाए, 1 रिवॉल्यूशन इन 3.16, और मल्टीप्लाई वाला जब इधर जाएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, 22.56 सेकेंड। और अब क्लियर है कि 1 रिवॉल्यूशन में जितना समय लग रहा है इससे ही तो टाइम पीरियड कहते हैं। सो हम लोगों का टाइम पीरियड आ गया 3.16 बाई 22.56 सेकेंड। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जो हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाले थे उसमें 22.56 बाई 3.16 था।
टाइम पीरियड इसके उल्टा आया है। उसमें टाइम पीरियड में 3 वाला हिस्सा ऊपर है और 22 वाला हिस्सा नीचे है। तो इससे क्लियर होता है कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता हो तो उसको अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे, उसको हम उलट देंगे, तो हमें टाइम पीरियड निकल जाएगा। जनरली लोग इसको रट्टा मरवा देते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। रट्टा मारने से बेहतर है कि आप समझ जाइए कि कैसे रेसिप्रोकल कहलाता है। आपका खुद का अपना कंसेप्ट जब होगा तो आपको पढ़ने में और सीखने में डेफिनेटली आसानी होगा। सो हम लोग देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन किया हम लोगों ने क्लियरली, टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ frequency means time period equal to 1 by frequency, या ये भी कह सकते हैं कि frequency equal to 1 by time period। अगर सिंबल में लिखें तो टाइम पीरियड 1 बाय फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि कुछ भी वैल्यू दिया हो, हम लोग किस तरह से फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड के बारे में सोच सकते हैं। एक क्वेश्चन आप खुद से करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा। If a body makes 23 by 9 revolutions in 3 by 8 seconds, find frequency एंड टाइम पीरियड। तो डेफिनेटली आपके पास कॉन्सेप्ट है, सिमिलर कॉन्सेप्ट का यूज करके इसको बना करके आप सेंड कीजिएगा। आइए अब एक और टर्म को हम लोग रिकॉल करते हैं जिसका नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप इसे एंगुलर वेलोसिटी की तरह भी समझ सकते हैं। इसे ओमेगा से इंडिकेट किया जाता है। आइए पहले हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को समझते हैं। ये एक सर्कल है। अगर एक पार्टिकल इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक पहुंचा और एंगल कवर किया 90 डिग्री और टाइम लिया 2 सेकेंड, तो एक पार्टिकल ए से बी गया, 2 सेकेंड में 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो 1 सेकेंड में कितना एंगल बनाएगा? तो 1 सेकेंड में बॉडी जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उसे एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। जिस तरह से वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने सीखा था कि 1 सेकेंड में बॉडी जितना लीनियर दूरी ट्रैवल करता है उसे हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। और अगर टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड ना हो
तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कर देते हैं ताकि टाइम का वैल्यू 1 सेकंड बन जाए। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर डिस्प्लेसमेंट 14 मीटर है 2 सेकंड में, तो 1 सेकंड में बॉडी कितना जाएगा? तो 1 सेकंड में बॉडी 7 मीटर जाएगा। शर्त है कि वेलोसिटी कांस्टेंट क्वेश्चन में दिया हो, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ही मैं बात कर रहा हूं, ये अंडरस्टूड रखिएगा। तो 2 सेकंड में बॉडी अगर 14 मीटर गया तो वेलोसिटी का मतलब होता है 1 सेकंड में कितना जाएगा। तो 2 सेकंड में 14 मीटर, तो 1 सेकंड में 7 मीटर, मीन्स वेलोसिटी विल बी 7 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली, अगर 2 सेकंड में बॉडी 90 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो 1 सेकंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? तो 1 सेकंड में बॉडी 45 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो हम कह सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is called angular velocity। means angular velocity का मतलब हुआ angular displacement डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से इंडिकेट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और टाइम हो गया टी। याद रखिएगा कि टाइम से डिवाइड करने का एक ही मकसद है कि टाइम का वैल्यू यूनिट बना लेना है। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि अगर 2 सेकंड में 90 डिग्री गया तो 1 सेकंड में 45 डिग्री जाएगा। दैट इज व्हाट वी कॉल एंगुलर वेलोसिटी। 2 सेकंड में बॉडी 90 डिग्री और 90 इंटू पाई बाई 180 रेडियन, हम लोग रेडियन में बात करते हैं। तो 2 सेकंड में बॉडी 90 डिग्री बोलिए या पाई बाई 2 रेडियन गया, यानी 1 सेकंड में बॉडी 45 डिग्री या पाई बाई 4, अगेन 45 को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है कि पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 डिग्री या पाई बाई 4 रेडियन जाएगा। और 1 सेकंड में बॉडी जितना जाएगा दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, यानी एंगुलर वेलोसिटी विल बी 45 डिग्री पर सेकेंड और पाई बाई 4 रेडियन पर सेकेंड। तो टाइम से डिवाइड करने का मकसद यही है कि 1 सेकेंड में बॉडी जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करे। अगर हम लोग बात करें फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट चक्कर का अगर बात किया जाए तो एक कंप्लीट
चक्कर में जो एंगल बनता है वो 2 पाई रेडियन होता है और एक कंप्लीट चक्कर लेने में जो टाइम बीतेगा वो टाइम पीरियड कहलाता है। तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है थीटा बाई टी। तो एक कंप्लीट चक्कर के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 पाई और एक कंप्लीट चक्कर का जो टाइम हो गया दैट इज टाइम पीरियड। मतलब एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया 2 पाई बाई टाइम पीरियड। और हम लोग जानते हैं कि 1 बाई टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जाना जाता है। तो ओमेगा 2 पाई बाई टाइम पीरियड या 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो अब तक हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी के बारे में समझा, टाइम पीरियड के बारे में समझा, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में समझा और इसका फॉर्मूला देखा। आइए अब हम लोग अपने प्रॉपर टॉपिक में एंट्री लेते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक धागा से एक ईंटा को बांध कर लटका दो। ये धागा का लेंथ है L, इस हेवी मास का मास है M। अगर इस धागा को हम तोड़ दें तो जाहिर सी बात है कि ये नीचे चला जाएगा, क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg फोर्स लग रहा होगा। कोई भी बॉडी होता है तो अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ फोर्स लगाता है, जिसे हम लोग mg के नाम से जानते हैं, जिसे कॉमन लैंग्वेज में वेट कहा जाता है। एक्चुअली में वेट है क्या? तो वेट इज द फोर्स exerted by the center of earth is called weight। अर्थ का सेंटर बॉडी पर जो फोर्स लगाता है उसे हम लोग वेट के नाम से जानते हैं। अब जैसा कि मैंने बोला, अगर इस धागा को तोड़ दें तो ये जो पेंडुलम है, ये जो हेवी बॉब है, इसको बॉब के नाम से जाना जाता है जो लटका हुआ है। तो अगर धागा को तोड़ दे तो ये नीचे चला जाएगा। इसका मतलब अगर अभी नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि ये जो धागा है इस बॉब को ऊपर की तरफ खींच रहा है और धागा में लग रहा फोर्स को हम लोग टेंशन के नाम से जानते हैं। तो एक टर्म आया टेंशन, जिसको हिंदी में तनाव कहते हैं। टेंशन क्या है? टेंशन इज द फोर्स डेवलप्ड इन स्ट्रिंग। यहां इस केस में धागा में जो फोर्स डेवलप हुआ उसे टेंशन के नाम से जाना जाता है टी। और इसका डायरेक्शन ऊपर क्यों लिया गया? तो बताया मैंने कि ज़रूर ये जो धागा है ये इस बॉब को ऊपर की तरफ खींचना चाह रहा है और mg नीचे की तरफ खींचना चाह रहा है, और ये बॉब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। मतलब टेंशन का वैल्यू mg के बराबर। मतलब इस जगह पर नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स ऑन बॉब इज 0। बॉब पर नेट फोर्स 0 है। और जिस जगह पर पेंडुलम में नेट फोर्स 0 होता है उस जगह को मीन पोजीशन के नाम से जाना जाता है। सो दिस इज मीन पोजीशन।
इसे मीन पोजीशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर नेट फोर्स जो है वो 0 है। अब हम लोग अगर इस बॉब को इस तरह से u वेलोसिटी दे देंगे, कैरम के गोटी की तरह इसको हम धीरे से मारेंगे तो ये बॉब इधर जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इस बॉब को u वेलोसिटी प्रोवाइड कर दे रहे हैं मीन पोजीशन पर से। नीचे तो mg लग रहा था, ऊपर में टेंशन लग रहा था और अब ये इधर जाना स्टार्ट हुआ। जैसे जैसे ये इस तरफ जाएगा, ये एंगल मान लेते किसी पर थीटा बना रहा है, तो जैसे जैसे ये बॉब मीन पोजीशन से आगे की तरफ जाएगा, इसका वेलोसिटी घटेगा। क्यों घटेगा? तो देखिए, हम सब जानते हैं कि mg का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड लग गया और ये जो धागा आ रहा है अगर इसी को और सीधा खींच दें तो ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। mg को कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे जिसके साथ थीटा होगा। इधर वाला हिस्सा mg cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर वाला हिस्सा mg sin थीटा। तो ये mg sin थीटा है जो इस बॉब को, m मास के बॉब को वापस खींचना चाह रहा है। मतलब mg sin थीटा इसको वापस मीन पोजीशन की तरफ लाना चाह रहा है और इसी mg sin थीटा को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स। तो जैसे ही ये जो बॉब है ये मीन पोजीशन से आगे बढ़ा, आगे बढ़ते के साथ एक mg का कंपोनेंट अलोंग द टेंजेंट लगने लगा जो इस बॉब को आगे जाने से रोक रहा है। बॉब जा रहा है आगे और mg sin थीटा लग रहा है पीछे, जिसके कारण इसमें रिटार्डेशन होगा, इसका वेलोसिटी घटेगा। लेकिन ये तब तक आगे जाएगा जब तक वेलोसिटी घटते घटते 0 ना हो जाए। तो एक ऐसा वक्त भी आएगा जब इस बॉब का वेलोसिटी 0 हो जाएगा और इससे आगे बॉब नहीं जाएगा। तो इसे हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन के नाम से जानते हैं, जो मैक्सिमम दूरी कवर कर पाया जहां तक, दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन। और जहां पर नेट फोर्स 0 था दैट इज मीन पोजीशन। और बीच वाला जो कोई भी पॉइंट हो इसे इंटरमीडिएट पोजीशन कहते हैं। बीच वाला पोजीशन इंटरमीडिएट पोजीशन के नाम से जाना जाता है। तो आइए कुछ और बातों को यहीं पर सीख लिया जाए कि जैसे जैसे ये बॉब आगे जा रहा है आप क्लियरली देख सकते हैं कि वैसे वैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा और थीटा का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो रीस्टोरिंग फोर्स, जिसके कारण वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसका भी वैल्यू चेंज करेगा। क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स हम देख सकते हैं कि mg sin थीटा है और थीटा का वैल्यू तो हर पल चेंज कर रहा है। जब शुरुआत किया था तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री था, जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा तो थीटा का वैल्यू कुछ इंक्रीज कर गया और आगे बढ़ा थीटा का वैल्यू और बढ़ गया।
तो हर पल थीटा का वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब हर पल रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू चेंज होगा। इसका मतलब कि क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू वेरिएबल है, यानी एक्सेलरेशन भी जो होगा वो भी वेरिएबल होगा। हम सब जानते हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ रीस्टोरिंग फोर्स mg साइन थीटा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन का वैल्यू हर पल चेंज करेगा क्योंकि थीटा वेरिएबल है। ऐसा होने से क्या हो गया, आखिर इतना बात क्यों बताया मैंने आपको कि मेरा फोर्स वेरिएबल है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है? क्यों? क्योंकि इस पूरे कहानी में अब ये सब जो फॉर्मूला होता है काइनेमेटिक्स वाला, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as या v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस at या s इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ at स्क्वायर, ये सारा फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये लोग फॉर्मूला तभी तक एप्लीकेबल है जब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। और क्लियरली हम देख सकते हैं कि यहाँ जब फोर्स वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा। तो आइए इन सब बातों को फिर से एक बार रिपीट करते हुए कुछ आगे सीखते हैं। ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ये एकदम अलग कैटेगरी है फिजिक्स का, लेकिन फिर पढ़ लेने के बाद बहुत सारे चैप्टर्स में इसका यूज होने वाला है। तो आइए, हम लोगों ने कैसे शुरुआत किया था। सबसे पहले हम लोगों ने एक धागा में एक हेवी बॉब को लटका दिया जिसका मास m है। यहां पर अगर कुछ ना करें तो ये कहीं जाने वाला नहीं है। इस जगह पर नेट फोर्स 0 है और नेट फोर्स 0 जहां पर होगा उसे मीन पोजीशन कहा जाएगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, शुरुआत का टाइम यहीं से लिया गया, टाइम भी 0 है यहाँ पर। अब अगर इसको इम्पल्स दिया गया, इम्पल्स आप लोगों ने पढ़ा है, मतलब इस पर फोर्स लगाया गया फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, मतलब कैरम के गोटी के तरह इसको ऐसे मार दिया गया। तो इसको जब इम्पल्स दिया गया तो इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी u आया और जिसके कारण ये अपने मीन पोजीशन से आगे की तरफ बढ़ा, इस तरह का रास्तों को फॉलो किया और किसी पल ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब इस पोजीशन पर हम लोग फोर्स के कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे तो पाएंगे कि वर्टिकली डाउनवर्ड तो mg लग रहा है, ये थीटा, तो यहाँ से लाइन को जब आगे बढ़ाएंगे तो ये भी थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल mg को कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, इधर mg cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। और ये mg साइन थीटा है जो इसको आगे जाने से रोक रहा है। और क्लियरली जैसे जैसे ये आगे जा रहा है फोर्स का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, मतलब इसको शुरू में जाने में थोड़ा आसानी होगा क्योंकि mg साइन थीटा का वैल्यू थोड़ा कम होगा, लेकिन जैसे जैसे यह आगे जाएगा फोर्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि अगर शुरू के 1 सेकंड में अगर ये 2 सेंटीमीटर चला तो अगले 1 सेकंड में कुछ भी चलेगा लेकिन 2 सेंटीमीटर से कम चलेगा।
क्योंकि शुरू में इसको कम कस के खींचा जा रहा है। mg साइन थीटा का वैल्यू कम है क्योंकि थीटा कम है, लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ता जा रहा है थीटा का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, तो mg साइन थीटा भी बढ़ता जा रहा है। तो ज़्यादा जब फोर्स लगेगा, किसी को हम ज़्यादा कस के पीछे खींचेंगे तो वो ज़्यादा ना स्लो हो जाएगा, तेज़ी से ना स्लो होगा। अगर मेरा कोई दोस्त आगे जा रहा है और उसके साइकिल को पकड़ के हम पहले धीरे से पीछे खींच रहे हैं, तो थोड़ा जाएगा अपना, 1 सेकंड में मान लीजिए कि 2 मीटर चला गया। लेकिन जैसे जैसे वो आगे जा रहा है, अगर हम और कस के खींचने लगे, तो अगर पहला 1 सेकंड में 2 मीटर गया, हम और कस के खींच रहे हैं, तो अगला 1 सेकंड में कुछ भी जाएगा तो 2 मीटर से कम जाएगा। हम लोग मैथमेटिकली भी सब प्रूफ करेंगे, लेकिन बिफोर प्रूविंग मैथमेटिकली लेट अस अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स कंसेप्चुअली। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये मीन पोजीशन से आगे बढ़ेगा, आपका रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू तेजी से बढ़ता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये जो बॉब है, इसका जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा और ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाएगा। द बॉब विल रीच इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। तो शुरू में टाइम 0, डिस्प्लेसमेंट 0, फिर टाइम का वैल्यू मान लेते हैं 1 सेकेंड, 2 सेंटीमीटर, फिर टाइम बढ़ा तो फिर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 6 सेंटीमीटर माना, और इसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एक स्पेशल नाम दिया गया एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो बॉब जो है वो 0 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये B से C होता हुआ D पे पहुंच गया। अगर मैं बोलूं कि ये यहाँ पर पहुंचा जहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो मैं बोलूं अगर D से ये इस पोजीशन पर पहुंचा, मान लेते हैं G, तो D से G गया, तो अगर आपसे हम डिस्प्लेसमेंट पूछें तो आप लोगों ने जो पहले डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है उसका मतलब होता है इनिशियल टू फाइनल। तो आप तो बोलिएगा कि 6 सेंटीमीटर पर था, 4 सेंटीमीटर पर पहुंचा, इसका मतलब है कि ये 2 सेंटीमीटर चला। बाबू, इस चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट का मतलब हमेशा मीन पोजीशन से नापना, तो ज़्यादा फायदा होगा। मतलब आप ये मत बोलना कि ये 2 सेंटीमीटर गया, बल्कि हम हमेशा डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से बताएंगे। मतलब डिस्प्लेसमेंट विल बी 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर D से ये वापस B पर आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना, अगर D से B पे आ गया तो हम ये नहीं सोचेंगे कि आया कितना, सोचेंगे मीन पोजीशन से कहाँ है, तो ये मीन ही पोजीशन पे है। तो अगर D से B पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग 0 बोलेंगे। इसका मतलब कि हम डिस्प्लेसमेंट के लिए कुछ ऐसा पढ़ेंगे, 0 सेंटीमीटर,
1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6 सेंटीमीटर के बाद जब लौटेगा तो डिस्प्लेसमेंट सीधे पढ़ देंगे 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 0 सेंटीमीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट का टर्म हमेशा हम लोग मीन पोजीशन से कितना दूरी पर है उसके डिफरेंस में देंगे। तो चलो यहाँ पर जब पार्टिकल पहुँचा तो वेलोसिटी 0 हो गया एक्सट्रीम पोजीशन पर, और जैसा कि mg sin थीटा तो हमेशा से खींच ही रहा था, अब वो इसको खींच के वापस मीन पे पहुंचा देगा। और जैसे ही ये मीन पर पहुंचेगा तो मीन पर तो नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मौजूद होगा। और न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि बॉडी पर अगर नेट फोर्स 0 हो और बॉडी में कुछ वेलोसिटी हो तो बॉडी उसी वेलोसिटी से मूव करता रहना चाहेगा, जिसको हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। तो जब ये D से लौट करके B पर आएगा तो ये पीछे फिर प्रोजेक्ट हो जाएगा, लेकिन याद रखना B से पीछे ले जाने वाला कोई फोर्स नहीं है, बल्कि B से पीछे ले जाने वाला इसका इनर्शिया ऑफ मोशन कारण है। क्योंकि B पर तो नेट फोर्स 0 हो गया, mg पूरा नीचे लग रहा है, टेंशन पूरा ऊपर लग रहा है, तो पीछे कोई फोर्स बचा कहाँ, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ये पीछे प्रोजेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये अब पीछे प्रोजेक्ट हुआ तो जो कहानी आगे का था वही कहानी अब पीछे का हो जाएगा। मान लीजिए किसी पल बॉडी थीटा एंगल पर पीछे बनाया तो सिमिलरली mg विल बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। इस लाइन को सीधा आगे खींचेंगे, ये थीटा तो ये भी थीटा, दिस विल बी mg cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर होगा mg sin थीटा। अगेन क्लियरली mg sin थीटा बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लाना चाहेगा। मतलब बॉडी जाते समय भी रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन मीन की तरफ होगा, और मान लो जब लौट भी रहा है तो मीन पोजीशन के तरफ ही रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन होगा। और जब पीछे भी प्रोजेक्ट होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ये याद रखने वाली बात है। ये वन ऑफ द कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए कि रिस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। चलो एक वक्त ऐसा आएगा जब इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा और बॉडी अपने निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाएगा, और फिर यहाँ से बॉडी वापस आएगा, फिर वेलोसिटी बढ़ेगा और अगेन अपने मीन पोजीशन पे पहुंचेगा और फिर आगे प्रोजेक्ट हो जाएगा। इस तरह से बॉडी इस तरह डोलता रहेगा। एयर फ्रिक्शन अगर नहीं हो तो जिंदगी भर ये इस तरह से मूव करता रहेगा, इस तरह का मोशन शो करता रहेगा। तो आप देखिए बॉडी अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे गया और फिर एक्सट्रीम पोजीशन से लौट के मीन पोजीशन की तरफ आया और फिर मीन पोजीशन से निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर गया और फिर निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन की तरफ आया। तो एक चक्कर पूरा हो गया ना। मीन पोजीशन से स्टार्ट किया, एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा,
और फिर एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पर आया और फिर मीन से निगेटिव एक्सट्रीम पर गया और फिर वापस मीन पर आया, मतलब एक चक्कर पूरा हो गया। और एक चक्कर को यहाँ रोटेशन या रेवोल्यूशन नहीं कहते हैं बल्कि ऑसिलेशन कहा जाता है। मतलब वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया और वन ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं। वन ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं। तो आइए, हम लोगों ने इसमें अगेन कुछ नया सीखा था कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होगा 0 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 5 4 3 2 1 0, उसके बाद पीछे जाएगा तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, मतलब आगे अगर +6 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड है तो पीछे -6 सेंटीमीटर कन्फर्म रहेगा। जितना पॉजिटिव में एम्पलीट्यूड रहेगा उतना ही निगेटिव में एम्पलीट्यूड रहेगा। और फिर -6 से जब लौटेगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा -5 -4 -3 -2 -1 and 0. So this is the way to think about the displacement. आइए अब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको इस तरह का मोशन ही का, ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। उसको मैं आगे डिफाइन भी करूँगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। अभी हम लोग उसके पीछे नहीं पड़ रहे कि होता क्या है, अभी बस नॉलेज ले रहे हैं कि एक पेंडुलम का मोशन कैसे होगा। हमारा टॉपिक बस इतना ही है फिलहाल कि पेंडुलम का मोशन कैसा होगा। तो कैसा होगा, तो पेंडुलम का मोशन ऐसा है कि mg sin थीटा जो एक रीस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है और ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है। जैसे जैसे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है इस फोर्स का भी वैल्यू बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट जब बॉडी का घटेगा तो थीटा भी घटेगा तो फोर्स भी घटेगा। तो चलिए हम लोग फिर इस सिंपल हार्मोनिक मोशन पेंडुलम का जो मोशन है इसको अब हम लोग सर्कुलर मोशन से कंपेयर करते हैं थोड़ा, क्योंकि जो बेसिक फॉर्मूला होता है काइनेमेटिक्स का वो तो इसमें लगने वाला है नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन लगातार वैरी कर रहा है। तो आइए एक सर्कल हम लोगों ने बना लिया और यहाँ एक पेंडुलम हम लोगों ने लटका दिया। इस पेंडुलम का मास m है और ये जो सर्कल है इसको हम लोग एक्सिस में बांट लेते हैं। ये y एक्सिस, ये y डैश, ये x एक्सिस, ये -x एक्सिस, ये ओरिजिन। देखिए ध्यान से, दोनों को एक साथ समझना है। ये अपने मीन पोजीशन पर है जहां पर टाइम 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो एक पार्टिकल को इस पोजीशन पर ले लीजिए। आप देख सकते हैं इसका प्रोजेक्शन y एक्सिस पर 0 है। हम इसको जब प्रोजेक्ट करेंगे y एक्सिस पर तो ओरिजिन पे कट कर रहा है, मतलब इसका y में डिस्प्लेसमेंट 0 है और टाइम 0 है। अब
इसको जब u वेलोसिटी दिया तो ये आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ, उसी तरह से ये आगे गोल घूमना स्टार्ट हुआ। तो जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका y में प्रोजेक्शन आप देख सकते हैं कि बढ़ता जा रहा है। इसका y में वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। पहले y में वैल्यू 0 था, अब इसका y में समथिंग वैल्यू हो गया और फिर इसका y में समथिंग वैल्यू बढ़ गया। जस्ट लाइक जैसे इस पेंडुलम का डिस्प्लेसमेंट पहले समथिंग इंक्रीज किया 0 से, मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, उसी तरह से इस पार्टिकल का y में डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करता जा रहा है। दोनों मैच कर रहा है मोशन, दोनों को मैच कराना है, देखना है कि दोनों एक तरह का मोशन शो करे। एक वक्त ऐसा आएगा जब बॉडी अपने मैक्सिमम पोजीशन पर होगा, जहां पर वेलोसिटी 0 होगा और इस डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू को हम लोग एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ भी आप देखिए कि पार्टिकल इस पोजीशन पर जब पहुँच जाएगा तो डेफिनेटली ये y का सबसे बड़ा वैल्यू है, जिसे हम लोग एम्पलीट्यूड के नाम से जानेंगे। तो ये मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर y का वैल्यू मैक्सिमम पॉइंट पर 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ के बाद क्या होगा, तो आपको बताया है कि अब अगेन पार्टिकल लौटेगा तो 6 से घट करके फिर 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा। तो आप यहाँ भी देखिए, जब पार्टिकल अब ऐसे घूमता रहेगा तो अब इसका अगेन y में प्रोजेक्शन कम हो रहा है। पहले यहाँ 6 सेंटीमीटर था, अब फिर इसका प्रोजेक्शन 5 पे पहुँचेगा, फिर इसका y में वैल्यू 4 पे पहुँचेगा, फिर इसका y में वैल्यू 3 पे पहुँचेगा, फिर 2 पे पहुँचेगा, फिर 1 पे पहुँचेगा और अल्टीमेटली इसका y में प्रोजेक्शन अगेन 0 हो जाएगा। जस्ट लाइक मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, इसका भी पहले y में वैल्यू बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुआ और फिर घटते घटते 0 हो गया। तो यहाँ भी जो सर्कुलर मोशन हम एग्जाम्पल में लिए हैं, तो यहाँ भी y का वैल्यू ओरिजिन से पहले बढ़ करके मैक्सिमम हुआ और फिर वहाँ से घट करके 0 हो गया। तो दोनों मैच किया। अब यहाँ से फिर ये पीछे प्रोजेक्ट होगा, तो अब अगेन y का वैल्यू -1, -2, -3, -4, -5 और इस तरह से ये -6 तक पहुंच जाएगा, तब तक जब तक वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो यहाँ भी देखिए, जब ये नीचे आएगा तब अगेन इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन जब y पे करेंगे तो अब -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4, -5 एंड अल्टीमेटली ये -6 सेंटीमीटर पे प्रोजेक्शन हो गया। मतलब ये अब पार्टिकल निगेटिव एक्सट्रीम पर पहुंच चुका है, निगेटिव एक्सट्रीम पर पहुंच गया। अब फिर -6 सेंटीमीटर से mg sin थीटा तो इसको वापस खींचेगा, तो फिर -6 से -5, -4, -3, -2,
-1 एंड 0। सिमिलरली पार्टिकल जब इस तरह से मूव करेगा तो इसका -6 से प्रोजेक्शन फिर -5, -4, -3, -2, -1 एंड 0 तो एक चक्कर इसका पूरा हो गया और यहां भी आप देखिए एक चक्कर इसका भी पूरा हो गया। इसलिए हम लोग इस सिंपल पेंडुलम के मोशन को, इस पेंडुलम के मोशन को सर्कुलर मोशन से मैच करा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा दोनों में सिमिलैरिटी, कि जब इसका y 0 था तो इसका भी y 0 था, इसका y बढ़ रहा है तो इसका भी y बढ़ रहा है। ये भले पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, प्रोजेक्शन देखना है, ये प्रोजेक्शन है इसका, ये जा रहा है मीन से एक्सट्रीम की तरफ, तो दोनों उंगली का साइमल्टेनियस मोशन देखिएगा। ये y का वैल्यू 0 0 से स्टार्ट हुआ, ये जब आगे बढ़ा तो ये भी आगे बढ़ा, ये आगे गया तो ये भी आगे बढ़ा। जब ये अपने मैक्सिमम पोजीशन पे है तो ये भी पार्टिकल अपने मैक्सिमम पोजीशन पर है, 6 पर है फॉर एग्जांपल। और जब ये 6 से घट के 5 हुआ तो ये भी घटने लगा, इसका भी प्रोजेक्शन डिक्रीज किया। और जब ये घट के 0 पे आया तो ये भी 0 पे आ गया। अब उसके बाद ये जब पीछे गया -1 -2 तो ये भी पीछे जा रहा है -1 -2। और जब ये अपने मैक्सिमम निगेटिव एक्सट्रीम पर है तो ये भी पार्टिकल अपने मैक्सिमम निगेटिव एक्सट्रीम पर है। और फिर जब ये लौट के मीन की तरफ आ रहा है तो फिर ये भी पार्टिकल का वैल्यू -6 -5 -4 -2 -1 और फिर ये 0 हो जा रहा है। तो इस तरह से इसका एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया और इस पार्टिकल का भी एक कंप्लीट चक्कर लग गया। और एक चक्कर लगने के टाइम को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं, तो इसका भी टाइम पीरियड हो गया। तो इन दोनों का मोशन वेरी मच सिमिलर था। अब इसी सिमिलैरिटी के प्रॉपर्टी को थोड़ा यूज करते हैं, एक बार और स्टडी करते हैं इसके ग्राफ को। देखिए, अगर मैं ग्राफ बनाऊं टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच, तो जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, y का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है। दोनों फिगर को साथ में देखना है। टाइम 0 है तो टाइम 0 है सर्कल में भी, y का वैल्यू 0 है तो ग्राफ में भी 0 टाइम पे 0 डिस्प्लेसमेंट। और शुरू में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा क्योंकि आपको कंसेप्ट दिए थे, शुरू में खींचने वाला फोर्स कम लग रहा है तो कम टाइम में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, आगे जा कर के डिस्प्लेसमेंट होना स्लो हो जाएगा। आप ही सोचो, आपके पीठ में, ये मान लो आप हो, आपके पीठ में एक स्प्रिंग को अगर बांध दे, एक स्प्रिंग को बांध दिया आपके पीठ में, शुरू में जब आगे जाओगे 1 सेकंड के लिए तो आप ज़्यादा आगे जा सकते हो, लेकिन अगला 1 सेकंड में आप उतना आगे नहीं जा पाओगे, स्प्रिंग टाइट होता जाएगा। मतलब खींचने वाले फोर्स का वैल्यू जब बढ़ेगा तो आप इक्वल टाइम में इक्वल दूरी कवर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स जब बढ़ेगा तो आप शुरू में तो ज़्यादा दूरी कवर कर लोगे, लेकिन अगर उतना ही टाइम फिर दें तो आपके द्वारा दूरी कवर किया गया कम होगा। उसी तरह से तो हम लोगों ने देखा इसके कंसेप्ट को कि शुरू में थीटा का वैल्यू स्मॉल है तो mg साइन थीटा छोटा होगा तो कम कस के पीछे खींचेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा
तो mg साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो ये तेजी से स्लो होगा। तो इसका मतलब हम ऐसा ग्राफ नहीं बना सकते स्ट्रेट लाइन वाला। स्ट्रेट लाइन होने का मतलब क्या था? इसका मतलब था सेम टाइम में सेम दूरी, सेम टाइम में सेम दूरी, सेम टाइम में सेम दूरी। और जबकि हम लोग देख पा रहे हैं कि सेम टाइम में पहले ज़्यादा दूरी कवर करेगा, फिर उतना ही टाइम में कम दूरी कवर करेगा, फिर उतना ही टाइम में और कम दूरी कवर करेगा और अल्टीमेटली रेस्ट में आ जाएगा। पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाएगा। मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। रीज़न देखिएगा ऐसा बनने का, रीज़न जानना है। देखिए, जब इसको हम इतना टाइम दिया तो ये इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया y। जब इसको हम उतना ही टाइम फिर दिया तो आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इसका अब ये कम हो गया। बिल्कुल मैच कर जा रहा है हमारे कंडीशन से, बिल्कुल ठीक है ग्राफ। फिर अगर हम उतना ही टाइम दें तो फिर इसका डिस्प्लेसमेंट और कम हो गया, और फिर उतना ही टाइम अगर दें तो फिर इसका डिस्प्लेसमेंट और कम हो गया। तो इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि शुरू के टाइम में ज़्यादा दूरी कवर किया, क्या कि रीस्टोरिंग फोर्स कम है। उतना ही टाइम देंगे तो कम दूरी कवर करेगा, फिर उतना ही टाइम दिया तो और कम कवर करेगा, फिर उतना ही टाइम दिया तो और भी कम कवर करेगा, और अल्टीमेटली टाइम का वैल्यू बढ़ता जा रहा है तो y का वैल्यू भी बढ़ता जा रहा है। और एक ऐसा वक्त आएगा जब y का वैल्यू 6 सेंटीमीटर पर होगा और इससे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इससे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। मतलब y का वैल्यू 0 तो टाइम 0, टाइम का वैल्यू कुछ हुआ तो y का वैल्यू कुछ हुआ, टाइम और बढ़ा y और बढ़ा, टाइम और बढ़ा y और बढ़ा, अल्टीमेटली y का वैल्यू मैक्सिमम 6 सेंटीमीटर पे आ गया। अब टाइम तो वापस नहीं होगा, वक्त तो हमेशा आगे बढ़ता है, लेकिन ये अगर पीछे आया तो अब ये 6 से क्या बनेगा, 5, 4। तो अब ये ग्राफ नीचे उतरेगा, ये ग्राफ नीचे उतरेगा। मतलब ये ग्राफ बता रहा है कि टाइम का वैल्यू तो बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट घटता जाएगा और अल्टीमेटली ये 0 पे वापस आ जाएगा। मतलब अगर ये स्टार्ट किया यहाँ B से और C होता हुआ D पर पहुंचा, तो स्टार्ट किया B से, C होता हुआ D पर पहुंचा, स्टार्ट किया B से, C होता हुआ D पर पहुंचा। तीनों पॉइंट को मैच कर लीजिए, एक जैसा है कि B से शुरू किया और C होता हुआ एक्सट्रीम पर पहुंचा, B से शुरू हुआ और C इंटरमीडिएट पोजीशन से होता हुआ एक्सट्रीम पर पहुंचा, B से शुरू हुआ और Y का वैल्यू बढ़ते हुए एक्सट्रीम पर पहुंचा। उसके बाद अब D से घटते हुए C से होते हुए B पे आएगा, तो D से घटते हुए C से होते हुए वापस B पर आया, तो यहाँ भी D से घटते हुए C से होते हुए वापस B पर आया। एकदम हिंदी में याद चीज़ों को रखिएगा कहानी के तरह कि डिस्प्लेसमेंट 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 0। अब यहाँ के बाद ये पीछे प्रोजेक्ट होगा, तो ये -1 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर, जैसे यहाँ -1 -2 -3 था, तो यहाँ जो ग्राफ है वो अब नीचे जाएगा।
नीचे जाएगा और ये अल्टीमेटली पहुंचेगा -6 सेंटीमीटर पर। कैसे? तो ये 0 पे था तो फिर पहले पहुंचेगा -1 पर, फिर -2 पर, फिर -3 पर, फिर -4 पर, फिर -5 पर, और इस तरह से ये ग्राफ अपने मैक्सिमम निगेटिव एम्पलीट्यूड पे पहुंचेगा -6 सेंटीमीटर पर। ठीक उसी तरह जिस तरह से यहाँ पेंडुलम -1, -2, -3, -4, -5, -6 पर गया, ठीक उसी तरह जैसे यहाँ से -1, -2, -3, -4, -5, -6 पर गया, मतलब B से G होता हुआ H पर आएगा, B से G होता हुआ H पर आएगा, तो B से G होता हुआ H पर आएगा। अब यहाँ से क्या होगा? तो -6 से -5, -4, -3, -2, -1 0, तो -6 से -5, -4, -3, -2, -1 0, तो एक कंप्लीट चक्कर लग गया। आप देख सकते हैं कि एक कंप्लीट चक्कर हो गया यहाँ पे, या अगेन बी पर पहुंच गया। और एक कंप्लीट चक्कर होने का जो टाइम होता है, इसको यहाँ पे टाइम पीरियड बोलेंगे। मतलब एक कंप्लीट चक्कर जब लगेगा तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ में थोड़ा सा एरर है क्योंकि मेरे पास जगह कॉपी में कम था। ये सिमेट्रिकल बनना चाहिए, जैसा ऊपर का बना था हिस्सा, जितना लंबाई यहां दिया गया था, सिमेट्रिकल ग्राफ आप लोग यहां बनाइएगा। ये नहीं कीजिएगा कि एक हिस्सा बड़ा और एक हिस्सा छोटा। कहने के लिए चलेगा काम, लेकिन ये कंसेप्चुअली गलत कहलाएगा। आपका आइडेंटिकल ऊपर का और नीचे का हिस्सा बनेगा, इसका ध्यान रखिएगा बनाते समय। तो एक कंप्लीट चक्कर मार लिया पार्टिकल, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल साइन्यूसोइडल ग्राफ। इस ग्राफ को साइन वेव का ग्राफ भी कहते हैं। ये साइन वेव का ग्राफ कहलाता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ स्पेशल बात बता रहे हैं, सीखिएगा। देखिए, पार्टिकल यहां से चला था, बी से चला था। जब ये बी से डी पे पहुंचा तो ये कितना एंगल कवर किया? 90 डिग्री। इसका मतलब यहां पर पूछेंगे कि एक्सट्रीम पोजीशन पर एंगल क्या होगा, तो ये मत देखना कि यहां तो 90 थोड़ी बन रहा है, बल्कि कंसेप्चुअली ये 90 डिग्री कहलाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पर, क्योंकि इसका मोशन हम लोग सर्कुलर के हेल्प से सीखे हैं। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जो एंगल बनेगा दैट इज 90 डिग्री। इसका मतलब कि इस डी पॉइंट पर अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर एंगल क्या है, तो योर आंसर विल बी π/2 रेडियन। पाई मतलब 180/2, 90 डिग्री हो गया। मतलब इस पोजीशन पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सिमिलरली जब ये पार्टिकल वापस मीन पर आएगा तो आप देख सकते हैं कि ये एंगल 180 का बन गया। मतलब ये 0 से 90, और जब ये 90 से वापस होगा मीन पोजीशन पर तो ये एंगल 180 डिग्री कहलाएगा। इसका मतलब जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो ये एंगल इस बी पॉइंट पर पाई रेडियन कहलाएगा, 180 डिग्री। सिमिलरली अब जब ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा तो ये आपको 270 डिग्री हो गया, 270 डिग्री हो गया जब ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचा। सिमिलरली जब ये निगेटिव एक्सट्रीम पर पहुंचा तो यहाँ पर का एंगल
3π/2 लेंगे या 270 डिग्री, मतलब यहाँ पर का एंगल 3π/2 लिया जाएगा, 3π/2 या 270 डिग्री। और जब ये 1 कंप्लीट साइकिल लगा लेगा तो ये एंगल 1 कंप्लीट साइकिल का 2π हो गया। तो जब ये फाइनली यहाँ पर पहुँचेगा तो दिस एंगल विल बी 2π रेडियन। तो आप देख सकते हैं कि जब एंगल 0 डिग्री था तो इसका वैल्यू 0 है, जब 90 डिग्री एंगल है तो ये मैक्सिमम है और साइन 90 मैक्सिमम होता है 1। जब 180 डिग्री एंगल है तो अगेन 0 है और साइन 180 डिग्री 0 होता है। और जब 270 डिग्री है तो साइन 270 -1 हो जाएगा, क्योंकि ये अगर साइन 90 +1 था तो ये उतना ही एम्पलीट्यूड नीचे है, तो ये साइन 270 -1 होगा इसका वैल्यू। और अगेन 2π का वैल्यू मतलब साइन 360 डिग्री का वैल्यू अगेन 0 हो जाएगा। तो क्लियरली ये साइन वेव का ग्राफ है, साइन के इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, साइन एंगल को फॉलो कर रहा है। जहाँ साइन 0 0 है, साइन 180 0 है, साइन 2π 0 है, उसी तरह से सोचो अगर साइन 3π आता, अगर आधा चक्कर फिर होता तो फिर वो साइन 3π भी 0 हो जाता, साइन 4π भी 0 हो जाता। मतलब साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2π 0, साइन 3π 0, साइन 4π 0, मतलब साइन का n पाई जहाँ n इंटीजर हो वो कितना होता है, 0 होता है, चाहे आपका n का कोई भी इंटीजर वैल्यू हो। खैर, तो दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे है वो तो एक अलग विषय है। अभी इस पूरे वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि सिंपल पेंडुलम का मोशन किस तरह का होता है। इससे रिलेटेड सर्कुलर मोशन को मैंने ज्वाइन किया और एक साइन वेव का ग्राफ समझा, जहां अलग अलग पॉइंट पर हम लोगों ने एंगल निकालना सीखा। और जहां तक टाइम का बात है तो ये 1/4 दूरी कवर किया, तो यहाँ का टाइम T/4, ये आधा दूरी कवर किया, ये T/2, ये 3/4 कवर किया 3T/4, और एक कंप्लीट साइकिल हो गया तो ये कैपिटल T। तो आप लिख सकते थे यहाँ भी कि ये T/4 वाला टाइम होगा, यहाँ पर T/2 वाला टाइम होगा, यहाँ पर 3T/4 वाला टाइम होगा, एंड फाइनली यहाँ पर टाइम पीरियड हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग इन सब बातों को मैथमेटिकली सीखेंगे। अभी हम लोगों ने सब कुछ कंसेप्चुअली सोचा, जितना एक कॉमन सेंस से सोचा जा सकता था, एंड दिस इज व्हाट विच विल हेल्प यू टू डेवलप योर ब्रेन। यही तो वो बात है जो बुक में लिखा नहीं होता है, जिसके लिए आप लोग क्लास और कोचिंग ज्वाइन करते हैं। ओके, थैंक यू।